Welcome back, students of grade 9th in the session of social science history part में फ्रेंच रिवॉल्यूशन में अभी तक हमने कहाँ तक किया. लेट मी जस्ट फास्टली रिकॉल द पार्ट. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में 1774 में लुई 16 बनने के बाद फेडरल सिस्टम, देन उनके बाद सस्टेंशन क्राइसिस, ये सब देखने के बाद सेकेंड पार्ट में हम लोग आए क्या प्रॉब्लम्स उन लोग फेस कर रहे थे, फिर मिडिल क्लास की वजह से क्या हुआ, देन ब्रेकिंग ऑफ बस्टाइल, लास्ट पार्ट में जो हमने देखा ब्रेकिंग ऑफ बस्टाइल. और अब मैं आ रहा हूँ फ्रांस बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च पॉइंट 2.1 पार्ट में. बेटा अब ये बात जरा ध्यान से सुनो कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च एंड व्हाट यू कॉल एज एब्सोल्यूट मोनार्ची में डिफरेंस क्या है. कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च एंड एब्सोल्यूट मोनार्ची, पहले जो फ्रांस में प्रिवेलिंग था, इससे पहले जो फ्रांस में प्रिवेलिंग था दैट वाज एब्सोल्यूट मोनार्ची. एब्सोल्यूट मोनार्ची का मतलब है कि वेयर द किंग इज अ सुप्रीम पावर, वो सिर्फ सब कुछ उसी का डिसीजन होता है. ही इज हेड एंड टेल, सब कुछ ऊपर से लेके नीचे सब कुछ वही, नो वन कैन चैलेंज हिम. और जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची की बात आती है तो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जहाँ किंग विल इज जस्ट अ नॉमिनल हेड. जैसे हमारी बात करें तो हमारी कंट्री में मोनार्ची नहीं है, पर नेपाल की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची है, पार्लियामेंट है प्लस नेपाल का राजा है. तो दैट इज द मेन थिंग. कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची मतलब द किंग इज अंडर पार्लियामेंट एंड द पार्लियामेंट इज अ रियल वर्किंग पर्सन. पार्लियामेंट ही सारा काम करती है, ओके, नॉट द किंग. डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास होता है? पार्लियामेंट के पास, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची में. और एब्सोल्यूट मोनार्ची में डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास होता है? राजा महाराजा जो भी XYZ मोनार्च है उसके पास. नाउ द असेंबली कंप्लीटेड ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791. जो नेशनल असेंबली बैठी हुई थी खाने पीने बिगर, उन्होंने ड्राफ्ट कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इन 1791. एंड दिस पावर, उसका कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था? इट्स मेन, प्लीज अंडरलाइन, मेन ऑब्जेक्ट वाज टू लिमिट द पावर ऑफ मोनार्च. इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू लिमिट द पावर ऑफ मोनार्च. मोनार्च का पावर लिमिट कर दिया, मोनार्च को वापिस नॉर्मल सिटीजन की तरह हेड बना दिया, बस. ही वॉज जस्ट एन हेड. दिस पावर, instead of being concentrated in the hands of one person, were now separated and assigned to different institutions. Now the power was divided. Now what you call as the organs of government were made: the legislative, executive and the judiciary. आपको बता दूं कि इंडिया इज ऑल्सो फॉलोइंग दी. इंडिया में भी ये 3 ऑर्गन्स है. ये फ्रांस में 1791 में प्रोक्लेम हो चुका था, मतलब डिसाइडेड था. लेजिस्लेटिव, executive and the judiciary system. Now who are these people? These are called as a parallel power. एक दूसरे के, सबका डिफरेंट इंडिपेंडेंट पावर है, वो एक दूसरे को खाली चेक कर सकते हैं. They cannot stop anyone. किसको बोल नहीं सकते कि तू ना कर, खाली चेक कर सकते हैं. ओके, यू आर राइट और यू आर रॉन्ग. एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव है, ये लॉ बनाते हैं, ये लॉ एनफोर्स करते हैं, ये और ये चेक करते हैं whether the law is followed or not. इंडिया में भी यही सिस्टम अभी भी चलता है. वी आर हैविंग 3 ऑर्गन्स ऑफ अवर गवर्नमेंट: लेजिस्लेटिव ऑर्गन, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन एंड जुडिशरी ऑर्गन. दिस मेड द फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची. तो दिस मेड द फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची. उसके नीचे ही बराबर आपको एक टेब्युलर फॉर्म में, एक चार्ट फॉर्म में यू हैव इंडियन के जुडिशरी में कौन आते हैं. ओके, वोट देते हैं. वोट देने के बाद वोट लेजिस्लेचर को इलेक्ट करती है. लेजिस्लेटर एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करता है, बताता है, पावर देता है एंड कंट्रोल करता है वो बाकी सबको भी, मिनिस्टर्स को. सो दिस आर द थिंग्स व्हिच इज क्लियरली मेंशन ओवर देयर कि वोट, जनरल पब्लिक वोटिंग में रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होते हैं. इलेक्शन करने के बाद लेजिस्लेटिव बन गया, जो हम बोलते हैं हमारे जो लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट में बैठे हैं वो. और उसके बाद एग्जीक्यूटिव जो रियली एग्जीक्यूट करते पावर को, एनफोर्स करते पावर को. उसके बाद हमारे पास आ जाते व्हाट यू कॉल एज द जुडिशरी सिस्टम. और यहाँ एग्जीक्यूटिव में किंग्स दिए हुए हैं. नेक्स्ट हमारे पास उसके ही नीचे आ जाता है
द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्लीज यही है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1799 वेस्टेड द पावर टू मेक लॉ इन द नेशनल असेंबली विच वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड. नाउ दैट इज सिटीजन वोटेड फॉर अ ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रोल. अभी का सिस्टम और उनका सिस्टम थोड़ा अलग था. ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रोल हु इन टर्न चूज द असेंबली. अब क्या होता था पहले कि सिटीजन नॉर्मल पर्सन जो होता था, हम और आप जैसे लोग, वो एक ग्रुप ऑफ पीपल को इलेक्ट करते थे और वो एक ग्रुप ऑफ पीपल को हम इलेक्ट करते थे असेंबली के मेंबर को. आज की तारीख में भी ऐसा ही हो रहा है, पर उसको थोड़ा नाम चेंज हो गया. अभी हम लोग इलेक्ट करते हैं एमपीज को और एमपी इलेक्ट करते हैं कैबिनेट मिनिस्ट्री को या व्हाट यू कॉल एज पीएम को. तो दिस आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड. हमने इलेक्ट नहीं किया, ये इन्होंने इनको इलेक्ट किया. तो दैट इज द मेन केस. यहाँ भी ऐसा ही होता था कि सिटीजन वोटेड इन द ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रोल हु इन टर्न चूज द असेंबली, नॉट ऑल सिटीजन. फिर दूसरी बात, यूनिवर्सल अदर फ्रेंचाइजीज का रूल नहीं था, ऑल सिटीजन नहीं था. हाउएवर द राइट टू वोट किसको दिया गया? एक्टिव सिटीजन कौन थे इन 1791 में? एक्टिव सिटीजन कौन थे जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची आई? तब ये क्वेश्चन जब पुट होता है कि हु वर कंसिडर्ड एक्टिव सिटीजन या हु हैड द राइट टू वोट ड्यूरिंग 17 in the constitution of 1791, according to that constitution only, please underline, only man, पहली बात तो women को भूल ही जाओ, only man about 25 years of age, 18 साल नहीं था, 25 years age था of age, and who paid equal to at least 3 days of labor's wage were given the status of active citizen. तो बाकी सब पैसिव सिटीजन थे. एक्टिव सिटीजन जो थे वो 25 साल की उम्र होनी चाहिए थी. वोटर की मिनिमम 15, 20, 25 इयर्स प्लस वो 3 दिन की अपनी दिहाड़ी टैक्स में भरता हो, 3 दिन के उसके वेजेस टैक्स में भरता हो. दैट पर्टिकुलर पर्सन हैज द राइट टू वोट. मे भी थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा होगा बिकॉज इन मुंबई एंड सो देयर इज हैवी रेन आउटसाइड. सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस. बट आगे बात चलता हूँ मैं. दैट the remaining man and all women were classed as passive citizen. तो active citizen जो थे जिसके पास right to vote था, the passive citizen who did not have the right to vote, उसमें आ जाते थे सारे men below age of 25 and those who did not. अगर 25 भी है पर अगर वो टैक्स नहीं भरता है तो भी वो पैसिव सिटीजन में था. और वुमेन 120% पैसिव सिटीजन. मैं आपकी जानकारी के बताऊँ, फ्यूचर में आगे लेसन में आएगा. पर वीमेन्स इन फ्रांस, जस्ट इमेजिन सच ए डेवलप्ड कंट्री जिसने रेवोल्यूशन सबसे पहले किया, उस कंट्री में वीमेन्स को राइट टू वोट 1946 में मिला. हमारी कंट्री आजाद होने के 1 साल पहले वीमेन्स को राइट टू वोट मिला वहां. और हमारी कंट्री में आजाद होते ही तुरंत ही नेक्स्ट इलेक्शन में सारे वीमेन्स 18 साल के ऊपर वाले वोटिंग डालने चले गए. दिस वाज सो वी शुड कंसीडर अवरसेल्फ मोर एडवांस देन दैट फ्रांस पीपल. नाउ नेक्स्ट, टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर and then as a member of assembly, a man has to belong to higher bracket of taxpayer. एक और कैटेगरी था. जैसे हमारी एमपी के लिए खाली 3 क्वालिफिकेशन जरूरी होती है मिनिमम, that he should be citizen of India, he should complete 25 years of age, and secondly he should be mentally sound. पर यहाँ जो था, अगर कोई इलेक्ट्रल खड़ा है, इलेक्शन में खड़ा रहना है, जिसको पार्टिसिपेट करना है, कैंडिडेट बनना है, तो उसके लिए और या कैंडिडेट बनने के बाद, क्योंकि देखो उनका सिस्टम ये एमपी वगैरह नहीं था, उनका इस सिस्टम था कि पहले कैंडिडेट इलेक्ट्रल होते थे और वो इलेक्ट्रल असेंबली वाले को इलेक्ट करते थे और इसको इलेक्ट करते थे लोकल्स, मतलब एक्टिव सिटीजन्स. एक्टिव सिटीजन इनको इलेक्ट करते थे, ये इनको इलेक्ट करते थे असेंबली को. पर इसके लिए एक क्राइटेरिया था. इसके लिए क्राइटेरिया ये था, इसके और इसके लिए क्राइटेरिया यह था कि जो भी मेंबर खड़ा होना चाहता है वो हाईएस्ट टैक्स पेयर होना चाहिए. तो इसका एक क्लियर विजन हमें पता चल रहा है, क्लियर मैसेज हमें मिल रहा है कि ओनली रिच पीपल वे टेकिंग पार्ट इन दिस. नॉर्मल पुअर पर्सन को तो पता है टैक्स भरता ही नहीं होगा, वो तो सोच ही, उसको टैक्स नहीं भरता, उसको तो वोट डालने का भी अधिकार नहीं था. चलो हम तो खुश है कि टैक्स नहीं देता है तो वोट डालने का अधिकार तो है अभी इंडिया में. ये तब की बात हो रही है. पर एंड देन व्हाट यू कॉल इज ही और सी का कोई दूसरा क्वालिफिकेशन नहीं होना चाहिए कि ही मतलब शुड बी हाईएस्ट ब्रैकेट में आना चाहिए. मतलब अमीर होगा तो ही तो ज्यादा पैसा भरेगा, गरीब आदमी कहां से भरेगा बेचारा. नेक्स्ट,
लास्ट पार्ट में ही है. द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विथ द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन. अंडरलाइन करो, द कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टेड विथ द began with the right declaration of rights of man and citizen. Right such as right to property. Constitution में right to property दिया 1791 में. Next, freedom of speech, freedom of opinion, equality before law were established as natural and inalienable right. Please underline, natural and inalienable rights बोला जाता था. कौन से rights को? राइट टू प्रॉपर्टी को, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन को, फ्रीडम ऑफ स्पीच को, इक्वालिटी बिफोर लॉ को. ओके, दिस 4 राइट्स: राइट टू प्रॉपर्टी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ. दिस राइट्स वर कॉल्ड एज नेचुरल एंड इनएलिएबल. मतलब ये राइट इनएलिएबल मतलब जो भी सिटीजन ऑफ फ्रांस है विल गेट दिस राइट. का मतलब होता है कि जो भी सिटीजन ऑफ फ्रांस है विल गेट दिस राइट, वेदर ही इज अ टैक्स पेयर, नॉट टैक्स पेयर, ही इज अ सिटीजन ऑफ फ्रांस एंड ही विल गेट द राइट. ये इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात आ रही थी. नेक्स्ट, दस दैट इज दे बिलोंग टू ईच ह्यूमन बीइंग बाय बर्थ एंड कुड नॉट बी टेकन अवे. It was the duty of the state to protect each citizen's natural right. This was natural and inalienable rights. Please, आपको क्वेश्चन आता है डिक्लेरेशन ऑफ राइट में नेचुरल एंड इनएलिएबल राइट कौन से है? तो ये 4 नेचुरल एंड इनएलिएबल राइट्स है विच कैन नॉट बी टेकन अवे. जैसे ही फ्रांस में बॉर्न हुआ उसके पास ये राइट्स आ गए. तो दिस पार्ट में वी हैव कंप्लीटेड द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची 1791 में क्या सीन हुआ था. अब उसके बाद जो हमारे पास एक पेज आता है आपके पास, उस पेज देखोगे आपको तो सारे फोटोग्राफ्स दिखेंगे. अब यही जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे पिक्चर कंपोजिशन में. लाइक ब्रोकन चेन, व्हाट डज इट सिंबलाइज? एमसीक्यू दिएगा, यू शुड रिमेंबर दिस. ठीक है, यही एक क्वेश्चन है जो आपको, एंड योर होमवर्क फॉर टुडे इज दिस ओनली. यू हैव टू ड्रॉ दिस. ये पिक्चर्स ड्रॉ करने हैं एंड राइट व्हाट इज सिंबलाइज. लाइक रेड कैप फ्रीडम सिंबलाइज करता था, दिस एंड दैट, आगे सारा कुछ दिया हुआ है, क्लियरली मेंशन. गाइस, जो अभी भी मैं बता रहा हूँ, हमने जो अभी लेसन जो कंप्लीट किया है उसका डिटेल की बात करें तो वी हैव टिल कंप्लीटेड सेकेंड पार्ट ऑफ द लेसन. अभी थर्ड पार्ट हमारा बाकी है. ओके, एंड द थर्ड पार्ट विल बी व्हाट यू कॉल एज द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन. वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड. ओके, एंड देन वी आर गोइंग टू गो फॉर अ पार्ट 3 एंड देन we will see part 4 women का revolution क्या था and all such stuff which are very much necessary for us to understand. अभी थर्ड स्टेट की बात की, आपको सारा कुछ वापस रिकॉल मार देता हूँ फर्स्ट और सेकेंड पार्ट को, ताकि यू विल बी नॉट इन अ प्रॉब्लम. वही 1774 से अगर वापस स्टार्ट करते तो एवरीथिंग इन ऑर्डर अगर तुम्हें याद होना चाहिए एंड यू शुड रिमेंबर दिस. सिख कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ फिलोसोफर्स, उनके कॉन्ट्रीब्यूशन क्या थे? लोके, रोजियो, या what you call as one more was there, Spirit of Law, and then Montesquieu, and then 2 people over there जो थे एबेसपेरी, वो क्या थे, उनका क्या रोल था, ये सारे चीजें तुम्हें याद होनी चाहिए. All these things you have to remember very well because यही थिंग्स पेपर में आती है, इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस आती है, इनकी थिंग्स आती है. आज का लेक्चर इज लिटिल बिट नहीं, बहुत काफ़ी कम हुआ है बिकॉज मैं थर्ड पार्ट को लेके नहीं जा रहा हूँ. रीज़न क्या है कि अगर आपका फर्स्ट 2 पार्ट क्लियर है, थर्ड पार्ट विल गो इन अ स्मूथ वे. तो हमने यही देखा कि 1774 से लेके 1791 तक के बीच में फ्रांस में क्या क्या पॉलिटिकल चेंजेस आए, इकोनॉमिकल चेंजेस आए. इकोनॉमिकली तो बहुत अच्छा पता था कि फ्रांस की हालत बहुत ही खराब थी, पर पॉलिटिकल चेंजेस देखा कि हमने एक मोनार्च सिस्टम जो 1774 में एक मोनार्च बना, उसको भगा के, उनको पब्लिक ने भगा के, विद इन द गैप ऑफ 1794 अराउंड 16-17 ईयर्स के गैप के बीच में France has totally changed from a monarchy, absolute monarchy to the constitutional monarchy. और constitutional monarchy का system ये था कि the king, the real power rested in the hands of elected member and the assembly.
एंड असेंबली कैसे इलेक्ट करते थे, इलेक्ट्रॉल इलेक्ट होता था, इलेक्ट्रॉल किसे इलेक्ट होता था, पैसिव सिटीजन नहीं, एक्टिव सिटीजन, अगेन एक्टिव सिटीजन दोज हु वेर अबाउ द एज ऑफ 25 एंड 3 दिन का पेमेंट देते थे, टैक्स देते थे, 3 दिन की वेजेस एज अ टैक्स, वही इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते थे, वही वोटर्स थे। और जो खड़े रहने वाले लोग थे वो कम से कम हाईएस्ट लॉबी में आना चाहिए, टैक्स पेयर्स की लॉबी में, रिच एंड फेमस होने चाहिए, तो ही वो टैक्स भरेंगे। तो नेचुरली वो उनको ही इलेक्ट करना कंपलसरी था, वही खड़े रहते थे तो नेचुरली इलेक्ट तो वही होते थे। और उसके बाद हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन ने किस तरह से राइट्स दिए, नेचुरल एंड इनएलिएबल राइट्स जो गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ने पब्लिक को दिए, दैट आल्सो वी हैव सीन। बस्टाइल, देखो क्वेश्चन की बात करें तो बस्टाइल का ब्रेकिंग एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी टाइम तक हम पूछ सकते हैं, बहुत बार आते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो आते हैं कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ फिलोसोफर, उसके बाद जो क्वेश्चन हमारे बनते हैं ये है, बन गया व्हाट यू कॉल एज कॉन्स्टिट्यूशन का नेचुरल एंड इनएलिएबल राइट, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा कि कैसे स्टेट जनरल निकल गई, किस तरह से उन्होंने नेशनल असेंबली बना ली, कहाँ वो खड़े रहे, पहले 300 300 300 600 की वोटिंग सिस्टम था, ये सब हमने इधर देखा था। वोटिंग सिस्टम के कारण वो हट गए, हटने के बाद उसने नेशनल में, फिर उसके बाद वहाँ प्रॉब्लम्स हो गए, तो वहाँ उन लोगों ने लड़ाई, बस्टाइल ब्रेक कर दिया, बस्टाइल ब्रेक करने के बाद दिस सिस्टम मेड ऑफ। तो गाइस यही एक पॉइंट मुझे बार बार तुम्हें कहना चाहता हूँ कि एक बार तुम पूरी बुक को जो अभी तक हुआ है, मेक इट अ लिस्ट एंड रिवाइज इट वेरी वेल, लाइन टू लाइन। सेकेंड, जो सोर्सेज दी है टेक्स्ट बुक में, सोर्स ए हो, सोर्स बी हो, सोर्स सी हो, कुछ भी सोर्सेज लिखे हुए हैं, वो सोर्सेज में से भी पेपर में आ सकता है एज एन सीन पैसेज। सोर्सेज दिया जाता है और उसको एक्सप्लेन करने को बोलता है कि वेदर द सोर्स इज रिलेटेड टू द क्वेश्चन और नॉट। सो ये चीज़ है, क्योंकि हमारा पेपर पैटर्न में अभी आपको बता दूं, क्योंकि टिल 8th स्टैंडर्ड आपके पास कोई पेपर पैटर्न का सिस्टम नहीं था। अभी जो सीबीएसई का जो लेटेस्ट लास्ट ईयर तक का जो पेपर पैटर्न है, और अभी तक कोई उसके बारे में चेंजेस नहीं आई है, तो मैं मान के चलता हूँ कि सेम पेपर पैटर्न है, तो उसके हिसाब से 35 क्वेश्चंस आते हैं। मैं पीएस की बात नहीं कर रहा हूँ, पीरियोडिक असेसमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम डूइंग ऑफ सेमिस्टर्स की। 35 क्वेश्चंस आते हैं आपको। 35 क्वेश्चंस में से 20 एमसीक्यूज नहीं बोलूंगा मैं, उसको बताऊंगा कि इट इज व्हाट यू कॉल एज ऑब्जेक्टिव टाइप। और ये ऑब्जेक्टिव, मैं पेपर पैटर्न एक बार बता देता हूँ आपको, तो हाँ चलो आज ये एक पॉइंट तो क्लियर हो जाएगा आपका कि दिस विल बी मोर हेल्पफुल फॉर यू, कि आपको स्टडी कैसे करने का, ये स्टडी कैसे करने का विल मेक इट क्लियर, और आपको किस टाइप के आंसर्स लिखने हैं। एक तो आपके पास टोटल क्वेश्चंस आते 35 में से डिवाइड किया थे 4 पार्ट में, 20 ऑब्जेक्टिव्स, 24 शॉर्ट आंसर्स, 30 वेरी बिग आंसर और 6 मार्क मैप। ये पूरी सोशल साइंस की बात कर रहा हूँ, खाली हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ। तो मैप नेचुरली आपके पास ज्योग्राफी है, और कुछ पार्ट ऑफ ज्योग्राफी हैज बीन डिलीटेड। और सेकेंडली हिस्ट्री में भी जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि येस्टरडे ओनली लेटेस्ट सिलेबस आया, उसके हिसाब से आपका बहुत 30% सिलेबस कट हो गया है हिस्ट्री में। अब खाली पहले 3 लेसन ही है, जिसमें से एक वी आर सपोज टू मर्ज टुमारो, कल खत्म हो जाएगा एक, और 2 रह जाएंगे, दैट इज रशियन रेवोल्यूशन एंड नाजिज्म। वी विल देन मूव विथ नाजिज्म, पर बिफोर दैट वी विल मूव विथ क्लाइमेट जो ज्योग्राफी, ताकि एक बुक कंप्लीट हो जाए। उसी तरह से इकोनॉमिक्स में लास्ट लेसन फूड सिक्योरिटी खत्म हो गया, नो मोर फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वो मैं बता रहा हूँ, आई डोंट नो व्हाट विल बी द फ्यूचर एंड दैट यू हैव टू बी क्लियर। अब आज के आगे मैं बात कर रहा था कि 20 आते हैं और ऑब्जेक्टिव 20 आते हैं। इसमें 20 में ऐसा नहीं है कि एमसीक्यू ही आएंगे, नो 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 नो, कोई कंपलसरी नहीं है कि एमसीक्यू ही आए या यही आए, ये कुछ भी आ सकता है। कुछ भी मीन्स ऑब्जेक्टिव ही आएगा, पर वो डिवाइड होता है 1 सेंटेंस में, मैच द कॉलम में, फिलिंग द ब्लैंक्स में, एमसीक्यू में, पिक्चर कंपोजिशन में। पिक्चर दिया जाता है आपको और उसके नीचे आपको ऑप्शन दिए जाते हैं और बोला जाता है कि इसमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सा सिग्निफाई करता है पिक्चर को। और एक बहुत ही सुपर्ब चीज आती है जो है ट्रू और फॉल्स, पर उसका ट्रू और फॉल्स सीधा नाम नहीं होता, वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स गिविंग रीजंस एंड एसेसन। तो रीजंस एंड एसेसन वाला एक क्वेश्चन आता है, जो नया क्वेश्चन है, वी विल कम अपॉन आफ्टर कंप्लीटिंग द लेसन। जब हम एक्सरसाइज पे आएंगे तो वी विल सॉल्व ऑल द टाइप from a particular lesson which will help you
टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन। 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते 8, 3 मार्क्स के 1 क्वेश्चन आंसर। बेटा मुझे नहीं, किसी भी अगर टीचर होता है तो सोशल साइंस का कोई नाप के तो मार्क्स नहीं देता, ये देख लेना, इतना बड़ा लिखा ऐसा नहीं होता, जो तुम्हारी गलती है। राइट, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 पॉइंट मैक्सिमम, खत्म करो बस, टू द पॉइंट आंसर लिखना है। फर्स्ट पॉइंट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, खत्म। उसी तरह से 5 मार्क्स के 6 क्वेश्चन होते हैं, उसमें भी 5-6 पॉइंट लिखे, खत्म। और मैथ वर्क, हिस्ट्री और ज्योग्राफी मिला के आता है। तो दिस इज व्हाट इज द समराइज आइडिया ऑफ योर सिलेबस। सिलेबस मीन्स ब्लूप्रिंट ऑफ योर क्वेश्चन पेपर। तो ये आपको सब चीज याद होनी चाहिए। मैं वापस बोल रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव 20, शॉर्ट आंसर 24, लॉन्ग आंसर ऐसे टाइप 30, 6 मार्क्स मैथ। और इसी में आपको डिवाइड किया है ऑब्जेक्टिव को, ये 5 to 6 पार्ट्स में। दैट्स इट फॉर द डे। सी यू टुमारो, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।